नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, कल के अंश में आपने सफल पशुपालक अब्दुल रशीद खान से डेयरी फार्मिंग से होने वाली आय व्यय के बारे में जाना। आज आपकी मुलाकात इनसे एक बार फिर करवाते हैं और इस सफलता में इन्होंने अपनी डेयरी की देखरेख कैसे की, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। डेयरी फार्मिंग में सही प्रबंधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसमें अच्छी नस्ल के पशुओं का चयन, पशुओं की सेहत, उचित खानपान जैसी कई जरूरी बातें हैं। किसान भाइयों, मेरे पास एक छोटी सी डेयरी और डेयरी के अंदर तकरीबन 25 भैंसें हैं मेरे पास। मेरे बच्चे, मेरे नौकर सब मेरी मदद करते हैं, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ इसलिए मुझसे बनता नहीं है, लेकिन मेरी देख रेख के अंदर ये डेयरी का काम चलता है। बारिश के अंदर भैंसों के अंदर अपन हरा चारा खिलाते हैं, कीड़े पतंगे और हरे चारे के अंदर कीट आते हैं, इसलिए अपन को बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत है। हमेशा सुबह शाम फर्श को धोएं, फिनाइल से धोएं, उसको ट्रीट करते रहें, और मैं ऐसा ही करवाता हूँ डेली अपने सामने खड़े होकर। मेरे बच्चे, मेरे नौकर जो हैं वो मेरे बताए हुए उस पर चलते हैं। पशु जब स्वस्थ होगा तभी आप उससे अधिक उत्पादन ले पाएंगे। गाय या भैंस, इनमें कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिनके लिए साफ सफाई तो जरूरी है ही, टीकाकरण और डीवॉर्मिंग भी बहुत जरूरी होती है, और ये किसान इन सब बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। हर 3 महीने के अंदर उनकी डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग में आपका हाईटेक इंजेक्शन आता है, उससे कर दें। एल्बेंडाजोल आता है, उससे कर दें। यूं हर 3 महीने के अंदर भैंसों की डिवर्मिंग होना बहुत ज़रूरी है। हर 6 महीने में गर्मी आते ही खुरपका मुँहपका का इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है। बारिश लगते ही गलघोंटू के इंजेक्शन लगना बहुत ज़रूरी है। मैं करवाता हूं बराबर। डॉक्टर को आते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर को बुलवा के, उनको वेटनरी डॉक्टर को बुलाकर उसको जो बराबर उनको भैंसों को दिखाता रहता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं किसान बंधुओं, डेयरी के अंदर हवा का और सूखे उसका जो है ना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर रोशनी और हवा अगर सही नहीं होगी तो लॉस हो सकता है आपको। जैसे गर्मियों के अंदर गर्म लपटें चलती हैं, अगर आपने उसमें फट्टे नहीं लटकाया, उसमें पानी नहीं डाला तो भैंस आपकी गर्म हो जाएंगी, लू लग जाएगी, भैंस बीमार हो जाएगी। बारिश के अंदर पानी की बौछार अंदर आ रही है, भूसा भीग गया, शेड नीचे मतलब भीगा हुआ है, तो कीड़े पड़ेंगे उसके अंदर और वो जो है ना आपको नुकसान देगा। उससे भैंस बीमार हो जाएगी, और भैंस बीमार हुई तो आप लॉस में चले जाएंगे। डेयरी को सफल बनाने के लिए ये जरूरी नहीं कि अधिक से अधिक दूध का उत्पादन लिया जाए, ये भी जरूरी है कि दूध की स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाए। इस बात का रशीद खान बखूबी ध्यान रखते हैं, जिसके चलते इनकी डेयरी का दूध आसानी से बिक जाता है। मेरा तजुर्बा है कि काम को लेकर बता रहा हूँ कि भैंसें लगाने से पहले पूरी भैंसों की सफाई, फर्श की सफाई, बर्तनों की सफाई, आदमियों के पूरे हाथ धुलवाना, गमछे वगैरह लगाना उनके, कभी क्योंकि आजकल महामारी कोरोना चल रही है, इसलिए और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है अपनी इस सफाई के ऊपर। उन सबको नज़र रखते हुए मतलब ये अपने सामने काम कराता हूँ। भैंसें लगाने से पहले भैंसें अच्छी तरह साफ़ की जाए, मैं करवाता हूँ। बर्तन, बाल्टियाँ वगैरह जो हैं बिल्कुल अच्छे से सफाई होना चाहिए, उनको साफ़ करता हूँ, और उसको करवाने के बाद फिर भैंसें लगाई जाती हैं। भैंसें लगाकर 40 लीटर का कैन रखे होते हैं, उन कैनों के अंदर उनको दूध को डाला जाता है, जाली से छान के डाला जाता है ताकि उसमें कीटे पतंगे, मच्छर मक्खी जो है ना दूध में न गिरे, साफ़ सुथरा माहौल रहे, साफ़ सुथरा दूध रहे। और भैंसें जो हैं हर 12 घंटे के अंदर लगाई जाती हैं। मेरी भैंसें रात के 1 बजे और दिन के 1 बजे लोड होती हैं। वो भी क्योंकि मार्केट के अंदर दूध ले जाना होता है। मार्केट टाइम पर दूध अच्छे से जाता है, टाइम पर पहुंच जाता है तो अच्छे रेट में दूध बिक जाता है। हर खूंटे से, जैसे आपके पास 10 भैंसें हैं तो 10 भैंसों में आपको 30 लीटर कम से कम दूध मिलना चाहिए। अगर 30 लीटर से आपने दूध कम निकाला तो आपकी डेयरी जो है वो लॉस में चली जाएगी। तो इसलिए 30 लीटर से ऊपर ही रखना है, क्योंकि मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं
भैंस से दूध नहीं निकालता, मैं खूंटे से दूध निकालता हूँ। हर खूंटे से कम 6 लीटर दूध निकलना चाहिए। अगर 4 लीटर 5 लीटर दूध निकालेंगे तो बहुत अच्छी डेयरी चलेगी, कभी लॉस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने खरीफ मक्का की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है, लेकिन इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी है। तो आप मक्का की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ अनुश्री मथुरिया से। आज हम मक्का की फसल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी किसानों की फसल जो है 30 से 50 दिन की हो गई होगी। सबसे पहले हम खरपतवार नियंत्रण की अगर हम चर्चा करें तो इसमें हम तो पहले 10 से 15 दिन की जब फसल हो जाती है तब हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं हाथ के द्वारा, कुदाली चलाकर, खुरपा के द्वारा करते हैं। और दूसरी बार जब 30 से 50 या 35 दिन की जब फसल हो जाती है तभी भी खरपतवार का प्रकोप रहता है खेत में, तो हम खुरपी की सहायता से निकालते हैं और कभी-कभी यांत्रिक विधियों के द्वारा भी हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं। किसान भाइयों, मक्का की फसल में उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो खड़ी फसल में यूरिया का पहला छिड़काव 20 से 25 दिनों पर, दूसरा छिड़काव 40 से 55 दिनों पर, तीसरा छिड़काव 65 से 70 दिनों पर और चौथा छिड़काव फसल में मंजर आते समय करें ताकि फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, अब हम सिंचाई प्रबंधन विषय पर चर्चा करेंगे। मक्के की फसल में लगभग हम देखें तो कहीं कहीं जो है वो बहुत अधिक बारिश होती है और कहीं सूखा क्षेत्र हो जाता है। तो जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर खेत में कहीं पर पानी भर जाता है, तो जल निकास व्यवस्था हमें देखनी चाहिए। और इसके लिए हम चाहें तो जो मक्का की फसल है उसे हम अगर मेड़ बनाकर बुआई की जाए तो बहुत ही अच्छा उपाय है ये, जो कि जल निकास से हमें छुटकारा दिखाता है। और जहाँ पर अगर सूखा क्षेत्र है तो वहाँ पर लगभग एक तो बुआई के 10-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए, फिर जब पत्तियां आने लग जाती हैं तब सिंचाई करना चाहिए, समय समय पर सिंचाई करना चाहिए। मक्का की फसल में इस समय कुछ कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिसके कारण फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप किस तरह से करें इन कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कीट लगता है वो लगभग आर्मी फॉलवर्म कीट है, जो कि अभी मतलब कुछ फसलों में बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और ये इसके द्वारा उपज में अधिकतर कमी देखी जा रही है। ये क्या होता है कि जो कोमल पत्तियां रहती हैं उसके अंदर घुस करके और कोमल पत्तियों को खाता है और उसके द्वारा ही ये तने के भीतर तक घुसकर पूरी पत्तियों को तथा तने को खाने लग जाता है। इसके नियंत्रण के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए नीम तेल और जो निम्बोली का तेल जो रहता है उस तेल को भी हम बनाकर इसमें उपयोग कर सकते हैं। यांत्रिक विधियों में देखें तो हम इसके द्वारा फेरोमोन ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम रात्रि में लगाते हैं। प्रकाश प्रपंच का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम रासायनिक विधि के द्वारा देखा जाए तो हम इसमें एमामेक्टिन बेंजोएट का 0.5 ग्राम दवा का यूज़ प्रति लीटर पानी में घोलकर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो दूसरे कीट जो आते हैं वो रस चूसक कीट होते हैं, जिनमें माहू, जैसेड और जो रस चूसने वाले कीट होते हैं वो सभी प्रकार के कीट आते हैं। पत्तियों पर चिपककर, पत्तियों के तनों पर चिपककर पत्तियों का रस चूस लेते हैं और जिससे कि फसल को भारी मात्रा में नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए हम देखें तो इमिडाक्लोप्रिड 3 ml दवा का उपयोग प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं और कामना करती हूँ। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अच्छी फसल उगाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फल खाने वाले कीट टमाटर, भिंडी के अलावा कद्दू कुल की सब्जियों में लगते हैं, जो कि बहुत नुकसान करते हैं और हमारे किसान इनके नियंत्रण के लिए तमाम रसायनों का छिड़काव करते हैं, जिससे खर्चा तो बढ़ता ही है, नियंत्रण भी नहीं हो पाता। ऐसे में फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना सस्ता और सफल विकल्प है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सरदार सिंह। मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी सब्जी है उसमें जो लाभांश होता है किसान का, उसका 40 से 45% प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स पे खर्च होता है। कीट कम ज्यादा सभी फसलों में लगते हैं और इनके लिए रसायनों का छिड़काव किया जाता है, जो ना ही उत्पाद के लिए सही होता है और ना ही मिट्टी के लिए। और सब्जी वाली फसलों के लिए रसायनों का प्रयोग और खतरनाक है, इसीलिए सब्जियों में रसायनों के प्रयोग से बचें। यहाँ बात करेंगे सब्जी की फसलों में ट्रैप के प्रयोग के बारे में। यहाँ करेला की फसल लगी हुई है और इसमें हमने ट्रैप्स लगाए हैं। ट्रैप्स से जो भी सुंडी पैदा होगी, जो फलों को नुकसान पहुँचाएगी, वो इसमें आ जाएगी और हमें कोई भी केमिकल का स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो निश्चित रूप से जो पहले केमिकल का स्प्रे करते थे हम, तो उसमें जो खर्चा 15-16 हज़ार रुपये पर एकड़ का आता था, आज वो घट के 4-5 हज़ार रुपये हो गया है, सिर्फ ये ट्रैप्स की वजह से। भिंडी में, करेला में या जो भी और सब्जियां हैं, उसमें ये सुंडी जो है ज़्यादा नुकसान करती है और कीड़े काफ़ी परेशान करते हैं और किसान जो है स्प्रे करते करते थक जाता है। अब इसमें हमने जो कराया है, तो इसमें बैक्यूलोर है, जो फेरोमोन ट्रैप है, उसमें बैक्यूलोर लगाया जाता है। जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं उसमें बैक्यूलोर लगाया जाता है और भिंडी में या टमाटर में या दूसरी सब्जियों में वो अलग अलग फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं। बेल वाली सब्जियां होती हैं, बेल वाली सब्जियों के लिए बैक्यूलोर ही यूज होता है। बाकी और टमाटर है या और कोई वेजिटेबल सब भिंडी है, उनके लिए अलग अलग ल्योर यूज होते हैं, जैसे हेली ल्योर है, स्पोडो ल्योर है, एरबिटी ल्योर है। तो बेल वाली क्योंकि हमें करेले की फसल में लगाना है, इसलिए ये बैक्यूलोर लगेगा। इसमें बैक्यूलोर आप देखेंगे तो ये इस तरह से ये बैक्यूलोर लगा दिया इसमें। अब इसको पानी भर देंगे और इसके जो खांचे हैं उनमें इसे फिट कर देंगे। नीचे इसमें अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये फिट हो गया। इसको टांग देंगे तो इसमें जो गंध आएगी, उस गंध से अंदर कीड़े जाएंगे और कीड़े इसमें पानी में ही गिरते रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। फेरोमोन ट्रैप अगर आप प्रयोग करते हैं तो लागत बहुत कम आती है। एक ट्रैप की कीमत लगभग 70 से 80 रुपए तक होती है और 1 एकड़ के लिए 5 से 6 ट्रैप की जरूरत होती है। ये ट्रैप कृषि रक्षा इकाई केंद्र या निजी खाद बीज की दुकानों पर उपलब्ध है। तो इस तरह से इनकी जो खर्चा है वो कम कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि मौसम विभाग भारत सरकार एवं कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए सभी किसान भाई तैयार फसलों की तुड़ाई एवं कृषि कार्यों को करते समय सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। वर्तमान समय को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे धान की फसल में पत्ती मोड़क एवं तना छेदक कीट की निगरानी करें, क्योंकि धान की फसल में वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था है और इस अवस्था में तना छेदक कीट मुख्य रूप से फसल में लगता है। इसकी रोकथाम के लिए किसान फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ की दर से खेतों में लगाएं। साथ ही अधिक प्रकोप होने पर कार्बोफ्यूरान दानेदार दवा का प्रयोग करें। इस समय ग्वार की फसल में जीवाणु झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इसकी रोकथाम के लिए
100 लीटर पानी में स्टेप्टोसाइक्लिन 20 ग्राम दवा और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP 200 ग्राम दवा का घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। इसके अलावा आप मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। मूंग की फसल में छोटे छोटे गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों, फलियों एवं तनों पर दिखाई पड़ने लगे हैं। इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम एवं स्टेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। इस समय तिल की फसल में फाइलोडी रोग का प्रकोप हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए थायोमिथाक्साम 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रथम छिड़काव 45 दिन पर और दूसरा छिड़काव 60 दिन की फसल अवस्था पर करें। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम दवा या मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। बाजरे की फसल में दीमक और सफेद लट का प्रकोप हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरपाइरिफास दवा 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई जल के साथ खेत में देवें। बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर आदि में बोरर कीट का प्रकोप हो रहा है, अतः इसकी सतत निगरानी करें एवं रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप एवं लाइट ट्रैप का उपयोग करें। जिन किसानों के यहाँ बैगन, टमाटर, मिर्च की नर्सरी तैयार हो गई है, वे रुपाई के लिए खेत तैयार कर शीघ्र रुपाई करें एवं खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बनवाली, जिला श्री गंगानगर के कृषक विद्यासागर ने। आप धान की फसल में शीत झुलसा रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो विद्यासागर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। धान खाद्यान्न की महत्वपूर्ण फसल है। प्रदेश में धान की रोपाई का कार्य हो चुका है। अब ये फसलें कल्ले निकलने से लेकर गोप की अवस्थाओं पर हैं। किसान भाइयों, आप फसल में खरपतवार प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन और जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते हैं, लेकिन फसल में कीट रोगों के प्रबंधन पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। इस समय कुछ क्षेत्रों में आवरण झुलसा का प्रकोप फसल पर देखा जा रहा है, जिसे शीत झुलसा के नाम से भी जानते हैं। इसका निदान उचित समय पर करना जरूरी है, नहीं तो फसल को काफी नुकसान हो सकता है। आइए इस रोग के लक्षणों को पहले समझ लें। ये रोग कल्ला निकलने से लेकर दाना बनते समय फसल को नुकसान पहुंचाता है। तने की गांठ पर भूरे रंग से घिरा हुआ सफेद रंग का धब्बा सांप के ऊपर बने धब्बे जैसा होता है। बाद में ये धब्बे आपस में मिलकर पौधे को सुखा देते हैं। ये रोग अधिक नमी होने पर और यूरिया का अधिक प्रयोग होने की दशा में तेजी से फैलता है। किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल में इस तरह के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो यूरिया का प्रयोग अभी बिल्कुल न करें। पहले इस रोग के निदान के लिए प्रोपिकोनाजोल दवा की 500 मिलीलीटर मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतर पर 2 बार छिड़काव करें और जब रोग पूरी तरह से खत्म हो जाए उसके बाद जरूरत हो तो यूरिया का छिड़काव संतुलित मात्रा में करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।